मैं अपने बड़े भाई की शादी पर बेहद खुश था क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। हम 3 बहन भाई थे। भाई सबसे बड़ा था, उसके बाद मेरी एक बहन थी और फिर मैं घर में सबसे छोटा था। जब मम्मी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगीं तो मम्मी को भाई के हिसाब की कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। मेरा बड़ा भाई काफ़ी पढ़ा लिखा था और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। इसी वजह से मम्मी उसके लिए लड़की भी बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लाना चाहती थी, जो आते ही अपनी समझदारी से हमारे घर को संभाल सके। जब मम्मी को कोई लड़की पसंद नहीं आई तो मम्मी ने भाई से ही पूछा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम ही बता दो। मेरा बड़ा भाई थोड़ा शर्मीला या फिर यूं कहना चाहिए डरपोक टाइप का लड़का था। मम्मी के पूछने पर ही भाई ने अपनी पसंद बताई थी कि एक लड़की है जो कभी उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ती थी, वो उससे शादी करना चाहते हैं। मम्मी के पूछने पर भाई ने उस लड़की का पता बता दिया था। मम्मी को वो लड़की पसंद आई थी क्योंकि वो लोग बहुत ही सलीके और रख रखाव वाले थे। जैसी लड़की मम्मी भाई के लिए ढूंढ रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। मम्मी उन लोगों से मिलकर खुश थी और जल्दी ही शादी की तारीख भी तय कर दी। यूँ हमारे घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगीं। क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी तो सबके ही शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे। आखिरकार भाई की शादी भी हो गई और भाभी हमारे घर आ गईं। भाभी ने आते ही सबके दिल जीत लिए थे। अनीता भाभी जितनी खूबसूरत थी उतना ही भाभी का मिजाज भी बहुत अच्छा था। वो सबसे बहुत ही इज्जत और प्यार से पेश आती थीं और मम्मी का बहुत ही ख्याल भी रखती थीं। मम्मी अनीता भाभी से बहुत ज़्यादा खुश थीं। मेरे भाई और भाभी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की भी शादी हो गई और वो अपने घर चली गई, मगर वो अक्सर हमारे घर आती रहती थी क्योंकि उसकी भाभी से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अगर मेरी बहन घर भी ना आती और ज़्यादा दिन हो जाते तो भाभी उसे खुद ही फ़ोन करके बुला लिया करती थी। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमारा घर स्वर्ग बना हुआ था। भाभी बहुत अच्छी थीं, हम सबका बहुत ख्याल रखती थीं। मुझे भी कभी अपनी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सारा सामान तैयार मिलता था। भाभी के घर आने से घर में एक सुकून सा हो गया था, वरना इससे पहले तो मैं अपनी चीज़ें ढूंढता रह जाता था। भाई की शादी से पहले मम्मी को ये डर था कि ना जाने आने वाली बहू कैसी होगी, वो हम सब में घुल मिल सकेगी या नहीं। भाभी के आने के बाद मम्मी के भी सारे डर दूर हो गए थे। भाभी ने हमेशा ही इस घर को अपना समझा था। भाई भी अपनी मोहब्बत को पाकर खुश थे। पहले काम के चक्कर में देर रात तक घर से बाहर रहते, मगर अब जब से शादी हुई थी घर भी जल्दी आने लगे थे, वरना मम्मी उनकी परेशानी में जागती ही रहती थी और मम्मी को अब इस बात की भी टेंशन नहीं रही थी। मेरे भाई भाभी को यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही पसंद करते थे, चुपके चुपके उन्हें प्यार करते थे, लेकिन भाभी को इस बात की जानकारी नहीं थी और ना ही कभी भाई ने इस बारे में उनसे कोई बात की थी। भाभी भाई की पसंद से बिल्कुल ही जानकार नहीं थी और फिर पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भाभी ने भी एक जगह जॉब कर ली थी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। मगर जब भाई ने उनके लिए रिश्ता भेजा तो उनके घर वालों को ये रिश्ता अच्छा लगा और यूँ रिश्ता पक्का हो गया और शादी हो गई। अब भी भाभी को पता नहीं था कि जिस लड़के से उनका रिश्ता पक्का हुआ है वो उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब मंगनी पर पहली बार भाभी ने भाई को देखा तब भाई को पहचाना था। खैर, दोनों की ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत गुजर रही थी। भाई ने भाभी को बहुत ही प्यार से रखा हुआ था। काम से वापस आते हुए भाई भाभी और मम्मी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते थे। शादी के बाद भाभी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। हालांकि उन्हें जॉब छोड़ने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, मगर उनका कहना था कि वो घर पर ध्यान देना चाहती हैं। भाई ने तो कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपनी जॉब पर जा सकती हो, मगर भाभी ने मना कर दिया था। कहने लगी अगर मैं जॉब पर जाने लगी तो फिर घर का सारा बोझ मम्मी जी पर आ जाएगा, इस तरह मम्मी पर काम का प्रेशर पड़ जाएगा। खैर, भाई को भाभी की ये बात ठीक लगी थी। इस तरह भाभी ने पूरा घर संभाल लिया और हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। भाभी सारे काम अपने हाथों से ही करती थीं। मेरी माँ भी भाभी को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह रखती थीं। भैया भाभी की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और उधर भाभी आज भी नई नवेली दुल्हनी लगती थीं, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था हर वक्त सजी बनी रहा करो। यहाँ तक कि भाभी के हाथों की मेहंदी भी मेरी माँ ने नहीं उतरने दी थी। भाभी अपने मायके भी बहुत कम जाया करती थीं क्योंकि भाई उन्हें जाने ही नहीं देते थे और फिर हमारे घर की खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई।
भाई को ऑफिस में प्रमोशन मिला था और अब उन्हें कुछ दिनों के लिए दुबई जाना था। भाई प्रमोशन मिलने से बहुत खुश थे क्योंकि इस तरह उन्हें बहुत सारी सुविधाएं होने वाली थीं। इसके अलावा उनकी सैलरी भी डबल हो जाती। उस दिन भाई खुशी खुशी घर आए थे, साथ में मिठाई का डिब्बा भी लाए थे। जब ये खबर सुनाई तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। भाई ने बताया अब उन्हें काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दुबई जाना पड़ेगा और अब तो उनके दुबई के चक्कर लगते रहेंगे। मम्मी ने भाई का माथा चूमते हुए उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। भाभी भी बहुत खुश थीं और मैं भी अपने भाई की तरक्की पर बहुत खुश था। भाई ने रात को ही दुबई जाने की सारी तैयारियां कर ली थीं क्योंकि अगले दिन सुबह को ही उनकी फ्लाइट थी। भाई एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहे थे। भाई ने भाभी से कहा भी था कि अगर वो चाहती हैं तो एक हफ्ते के लिए अपने मायके के रहने के लिए जा सकती हैं, मगर भाभी ने इनकार कर दिया कि इस तरह मम्मी जी अकेली रह जाएंगी। भाई सुबह की फ्लाइट से दुबई चले गए। मैं और भाभी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी गए थे। भाई रोजाना ही हम सबको फ़ोन करके हमारी अपनी खैर खैरियत लिया दिया करते थे। भाई को गए 4 दिन गुजर चुके थे, मगर ऐसा लगता था ना जाने कितने दिनों से हम लोगों ने भाई को नहीं देखा। 3 दिन के बाद भाई ने वापस घर आ जाना था। आज भाई को गए 5वां दिन था, मगर भाई का फ़ोन अब तक नहीं आया था। भाभी कई बार उन्हें फ़ोन कर चुकी थी, मगर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। भाभी ने सोचा कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगे, बाद में कर लेंगे, मगर 2 घंटे बाद भाभी ने ही फ़ोन किया, तब भी भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। पूरा दिन गुजर चुका था और भाई से कोई भी बात नहीं हो सकी थी। अब तो भाभी को टेंशन भी होने लगी थी। भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम पता करो वो कहाँ हैं और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहा, परेशान मत हो, मैं उनके साथ जाने वाले उनके कलीग को फ़ोन करता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे लग रहा था भाई शायद अपना मोबाइल होटल के रूम में ही भूलकर कहीं काम से बाहर चले गए होंगे। मैं अभी भाई के कलीग को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी मेरे पास भाई के कलीग का खुद ही फ़ोन आने लगा। मैंने उनका फ़ोन उठा लिया। पहले तो उन्होंने मेरी खैर खैरियत पूछी क्योंकि वो मुझे भी बहुत अच्छे से जानते थे, और जब मैंने भाई के बारे में पूछा तो एक पल के लिए खामोशी हो गई थी। मैंने उनसे दोबारा कहा, भाई कहाँ हैं? भाभी परेशान हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी। शायद वो मेरे लिए शब्दों का चुनाव कर रहे थे कि कैसे मुझसे बात करें। जब खामोशी लंबी हुई तो मेरी सिक्स सेंस ने मुझे खबरदार किया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर मैंने फ़ौरन ही अपनी सोच को अपने दिमाग से झटक दिया था क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था। काफ़ी देर बाद फ़ोन स्पीकर में से उनकी आवाज़ आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई का आज दोपहर में एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। ये कहकर वो तो चुप हो गए थे, मगर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। पल भर में ही पूरी छत मेरे सर पर आ गिरी थी। कितने ही पल मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा था। मोबाइल स्पीकर में से एक बार फिर से आवाज़ आई। वो मुझसे कह रहे थे, जिस ऑफिस में तुम्हारे भाई काम करते हैं वही लोग तुम्हारे भाई की डेथ बॉडी को लेकर हिंदुस्तान आएंगे। अपने भाई के लिए डेथ बॉडी का शब्द सुनकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तो फ़ोन काट दिया था, मगर मैं वहीं की वहीं खड़ा रह गया था। मुझे तो पूछने की कुछ भी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मेरा तो दिल ही फटा जा रहा था और फिर मैं बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे मम्मी, भाभी और अपनी बहन का सहारा भी बनना था। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। काफ़ी देर तक मैं बिना आवाज़ के रोता रहा। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे भाई ने ही मुझे संभाला था। मुझे लगा कि एक बार मैं फिर से अनाथ हो गया हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि घर वालों को ये खबर सुना सकूँ। कुछ देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी बात अपने भैया से हुई या नहीं? मैं नज़रें चुराते हुए बोला कि अभी भाई बिजी हैं, उनसे बाद में बात होगी। मेरी बात सुनकर भाभी को सुकून हो गया था। शायद भाभी ने मेरी आंखों की तरफ नहीं देखा था। अगर वो मेरी आंखों को देख लेती तो समझ जाती हम पर कयामत टूट चुकी है। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और उसे कहा कि अभी फ़ौरन घर पहुंचो। वो मुझसे पूछती रह गई क्या हुआ है, मगर मैं उसे फ़ोन पर नहीं बता सकता था। आधे घंटे बाद वो घर पहुंच गई और घर आते ही मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है? उसने नाराज़गी से कहा था। मैंने नम आँखों से उसे देखा। मैं उसे बताने के लिए शब्द चुनने लगा। मैंने उसे कहा,
भाई को दुबई में एक हादसे में मौत हो गई है। कुछ देर तक तो वो ना समझी से मुझे देखती रहीं और फिर जब उन्हें मेरी बात समझ आई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस तरह रोना मुझे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मम्मी और भाभी भी कमरे में आ गई थीं और जब मेरी बहन को यूं तड़पते हुए रोते देखा तो दोनों ही परेशान हुई थीं। मुझसे पूछने लगी इसे क्या हुआ है जो ये इतना ज़्यादा रो रही है, मगर मुझ में तो उन दोनों को बताने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरी बहन ने ही रोते रोते उन्हें सारी बात बताई थी। मम्मी और भाभी तो जैसे पत्थर की बन गई थीं। दोनों फटी फटी नज़रों से कभी मुझे तो कभी मेरी बहन को देखने लगीं। ऐसा लगता था जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। मम्मी तो अपना दिल थाम कर बैठ गई थीं और भाभी बस खामोशी से मुझे ही देख रही थीं तो कभी मेरी बहन को देख रही थीं। मेरी बहन बुरी तरह रो रही थी। इन तीनों के अलग अलग हाव भाव देखकर मैं बौखला गया था। भाभी खामोश थी, उनका सर झुका हुआ था। भाई की डेथ बॉडी हिंदुस्तान लाने का इंतजाम हो रहा था। मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जवान बेटे की मौत थी, कोई माँ कैसे सह सकती थी। मैंने मम्मी को फौरन अस्पताल ले गया। मेरी बहन भाभी को संभाल रही थी मगर भाभी अब भी बिल्कुल खामोश थीं। उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। रिश्तेदार जमा होने लगे। सबकी जबान पर यही शब्द थे, अचानक से क्या हो गया। किसी को भी भाई की मौत का विश्वास नहीं था। मैं दुबई में लगातार कांटेक्ट में था। 2 दिन बाद भाई की डेथ बॉडी हिंदुस्तान आनी थी। मैं मजबूत बना रहा और सबको संभालता रहा। सुबह जब मम्मी को होश आया तो मैं उन्हें लेकर घर आ गया। हमारे घर में मातम मचा हुआ था। 4 दिन पहले घर खुशियों से महक रहा था, अब अचानक से मातम में बदल गया था। मम्मी रो रही थी और उनको इस तरह से रोता देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। और भाभी वो तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बस खाली खाली नज़रों से बैठी लोगों को देख रही थी। ये दुख हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब भाई की बॉडी को हिंदुस्तान लाया गया। भाई को यूं कफन में लिपटा देखकर मम्मी तड़प तड़प कर रोई थी और भाई को इस तरह देखकर भाभी का भी सदमा टूटा था। वो ऐसी चीखें मार मार कर रोईं कि आसपास के लोग भी रोने लगे थे। भाभी जो कल तक नई नवेली दुल्हन थी वो आज सफ़ेद जोड़े में एक विधवा का रूप धरे बैठी थीं। ये सब देखकर मेरा कलेजा बुरी तरह फटा था। भाई को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं थीं। वो उनसे लिपट कर रो रही थीं। जैसे तैसे भाभी को भाई से छुटाया गया था। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाई का अंतिम संस्कार किया गया। जब हमारे पापा हमें छोड़कर गए थे तो भाई मेरा सहारा बने थे। वो मुझे कितनी तसल्लियां देते थे कि परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। और आज मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया था। भाभी के घर वाले चाहते थे वो उन्हें अपने साथ ले जाएं, मगर मम्मी ने भाभी को उनके साथ नहीं जाने दिया क्योंकि मम्मी चाहती थी भाभी इसी घर में रहें। मम्मी भाभी से बहुत प्यार करती थीं और उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने भाभी को रोक लिया था। धीरे धीरे करके भाई की मौत को 6 महीने गुजर गए थे और 6 महीने के बाद भाभी के घर वाले फिर से भाभी को लेने आ गए। हालांकि मेरी माँ नहीं चाहती थी लेकिन वो लोग नहीं माने। उनका कहना था अब हमारी बेटी का यहाँ पर क्या रखा है, वो जवान है, उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, पूरी ज़िंदगी यूँ अकेले नहीं कट सकती। भाभी चली गई थीं और घर फिर से सूना सूना हो गया था। मम्मी हर वक्त कमरे में पड़ी रहती थीं। आज भी मैं जब ऑफिस से घर आया तो पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा, अंदर पहुंचा तो मम्मी बेड पर लेटी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। भाई के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गया। मुझे अपने पास महसूस करके मम्मी ने आंखें खोल दीं और जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिल रहा था तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम देर से घर आते थे। मैंने सर उठाकर मम्मी की तरफ देखा। वो कभी भी कोई भी बात करने से पहले इतना सोच विचार नहीं करती थीं, मगर आज मम्मी बात करने से पहले न जाने किस सोच में गुम थी। कोई बड़ी बात जरूर थी। मैं मम्मी के बोलने का इंतजार करने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप हुक्म करें। मम्मी ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अनीता से करवा दूँ। ये कहकर मम्मी गौर से मुझे देखने लगी और मैं उस वक्त सर झुकाए बैठा था। एकदम ही चौंक गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जो कुछ भी मैंने सुना, क्या वो सब कुछ ठीक है या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ। मम्मी ने ठंडी सांस भरी और फिर मुझसे दोबारा बोली, तुम अनीता से शादी कर लो।
मैं अब तक मम्मी का चेहरा देख रहा था। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनसे पूछा, कौन अनीता? ये पूछते हुए मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा शक शक ही रहे, मगर मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी विधवा भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं हैरान नज़रों से मम्मी को देखने लगा। मैंने कहा, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? वो मेरी भाभी हैं, मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए मेरे बोलने का अंदाज थोड़ा तेज हुआ था। मुझे मम्मी की इस बात पर हैरत से ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मम्मी ने मुझसे कहा, इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारे भाई की विधवा है। भाई के मरने के बाद तुम ही उसको सहारा दो तो अच्छा है, और वो दोबारा से इस घर में वापस आ जाएगी। मुझे मम्मी की ये बातें बेबुनियाद लगीं। मैंने झुंझलाहट से मम्मी से कहा, अगर आप भाभी को दोबारा से इस घर में लाना चाहती हैं तो आप ले आएं, मगर मैं उनसे शादी नहीं करूँगा और ना ही मेरा शादी करना कोई ज़रूरी है। गुस्से से मेरे सर की रगें फटने लगी थीं। कभी भी मैं भाभी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मम्मी कहने लगी, लेकिन वो लोग उसे इस घर में छोड़कर क्यों जाएंगे? अब उसका इस घर में है ही क्या? इसीलिए मैं उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम बताओ, उसमें क्या कमी है? उसने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया था, और वैसे भी वो तुमसे पूरे 3 साल छोटी है। तुम्हें किस बात पर ऐतराज है आखिर? मम्मी आखिर में कहते कहते रो पड़ी थी। मैंने अफसोस से मम्मी की तरफ देखा और मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। मम्मी आंखों में आंसू लिए मुझे देखती रहीं। मम्मी अब रोज़ ही मुझ पर दबाव बनाती थीं कि एक बार मैं उनके फैसले के बारे में ठंडे दिमाग से सोचूं, मगर मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया था। मैं अनीता भाभी से शादी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता था। मम्मी की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार मुझे मम्मी के सामने हथियार डालना पड़े, क्योंकि मम्मी अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी, और इस वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी थी। और मैं अपनी माँ को यूँ बीमार नहीं देख सकता था। इसी वजह से मैंने भाभी से शादी करने की हामी भर ली, मगर मैं इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं था। मगर मम्मी अपनी बात मनवाकर खुश थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कल ही भाभी को इस घर में लेकर आ जाएं। मम्मी ने उनके घर वालों से भी बात कर ली और उन लोगों को भी ऐतराज़ नहीं था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझसे शादी करने के लिए भाभी की रजामंदी भी है या नहीं। मम्मी अब खुश रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब जीने की वजह मिल गई हो। अगले हफ्ते ही मेरी शादी अनीता से कर दी गई। कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मम्मी ने ही ज़बरदस्ती मुझे कमरे में भेजा था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो अनीता सामने ही सर झुकाए बैठी थी। मैं खामोशी से जाकर उसके सामने बैठ गया। मेरे पास शब्द ही नहीं थे और ना ही मैं उससे कुछ बोल पा रहा था। कल तक वो मेरी भाभी थी और आज वो मेरी पत्नी बनी बैठी थी। वो भी बस सर झुकाए अपने नाखूनों को खुरच रही थी। हम दोनों के बीच बस खामोशी थी, मगर अब मुझे इस खामोशी से चिढ़ होने लगी थी। मैंने उस खामोशी को तोड़ने के लिए अनीता से सवाल किया, क्या तुम इस शादी से खुश थी? क्या शादी में तुम्हारी मर्जी थी? उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और नज़रें झुका ली। कहने लगी, मुझे तो किसी ने मेरी मर्जी पूछी ही कब थी। मुझे तो बस बता दिया गया था कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो रही है, और वैसे भी अगर बेटी तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो जाए तो वो घर वालों के लिए बोझ बन जाती है। ये कहते हुए अनीता के शब्द नम हो गए थे। मैंने दुख से अनीता की तरफ देखा था। मैं समझ गया था उससे शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। इतना ही, वो भी मजबूर थी। मैंने अनीता से 2 टूक बात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं इस अनचाहे रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता था। मैंने कहा कि मैं तुमसे हरगिज भी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे मम्मी ने मजबूर किया था, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है, मगर मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और ना ही मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। मैं ठहर ठहर कर अपने शब्दों को बोल रहा था और गौर से उसका चेहरा भी देख रहा था। उसका रंग पल पल बदलता ही जा रहा था। तभी उसकी आंख से एक आंसू टूटकर उसके हाथों पर आ गिरा था, मगर उसने अब तक नज़रें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। वो पहले के मुकाबले कुछ कमज़ोर भी लग रही थी। भाई की ज़िंदगी में उसका रंग हमेशा दमकता रहता था। मैं उसकी हालत से नज़रें चुराए हुए कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना मेरे लिए। उसने पहली बार मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा था। शायद एहसास जिल्लत से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैं किसी भी लिहाज के बोलता चला गया। उसने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैं वहाँ से उठकर कपड़े बदलने चला गया। जब मैं वापस आया तो वो अभी इसी हालत में बैठी हुई थी।
शायद रोई भी थी, क्योंकि उसकी आंखों की हालत उसके रोने की दास्तान सुना रही थी। मैं चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया और कमरे की लाइट भी बंद कर दी। मुझे इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था। मैं मानता हूँ भाभी के साथ गलत हुआ था। भरी जवानी में वो विधवा हुई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मेरी माँ मुझे ही बलि का बकरा बना दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। जो लड़की मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने, मेरे कमरे में और मेरे ही बेड पर बैठी थी, वो 6 महीने तक मेरी भाभी रही थी। मैं उस लड़की को इतनी जल्दी अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लेता। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अनीता कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं फ्रेश होकर बाहर गया तो अनीता मम्मी के कमरे में उनके साथ मौजूद थी। मम्मी ने उसे गले से लगाया हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो सीधी होकर बैठ गई। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे नाश्ता दे दे, मुझे ऑफिस भी जाना है। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगी, क्या तुम ऑफिस से एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते? मैंने मम्मी से बहाना किया कि मम्मी आज मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए ऑफिस जाना ज़रूरी है। इतनी ही देर में अनीता उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद कमरे में आई तो उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। उसने वो ट्रे चुपचाप मेरे सामने रख दी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। वो वैसे ही खड़ी रही तो मम्मी ने उससे कहा कि तुम भी बैठकर साथ ही नाश्ता कर लो, मगर उसने मना कर दिया कि मम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। मैं उन दोनों की बातों से लापरवाह नाश्ता करने में बिजी हो गया। जिंदगी अपनी डगर पर वापस आ गई थी, मगर मेरा और अनीता का रिश्ता अब भी वैसा ही था। हम दोनों के बीच अब भी पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, मैं उससे ही शादी करना चाहता था, मगर अचानक ही मेरी शादी अनीता से कर दी गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर सका था। जब सुमित्रा को ये खबर मिली तो वो बहुत रोई थी, मगर अब कुछ दिनों से वो मुझ पर इस बात के लिए जोर देने लगी थी कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला किया कि मुझे उससे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खुशियों पर मेरा भी हक था। मैंने अनीता से बात करने का फैसला किया, क्योंकि सिर्फ वही मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी करवा सकती थी। वही मुझे दूसरी शादी के लिए मम्मी को मनवा सकती थी। रात को अनीता कमरे में आई तो मैं जागा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। मैंने उसे कहा कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने बगैर किसी लगी लिपटी के उससे कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसने हैरानी से मेरा चेहरा देखा था। उसकी नज़रों में हैरानी से ज़्यादा दुख था। पहले ही मैंने उस पर कोई खुशी नहीं दी थी, अब उस पर सौतन लाने का दुख भी डाल रहा था। मैंने कहा कि मेरी दूसरी शादी के लिए तुम मम्मी को राज़ी करो, क्योंकि अगर मैं ये बात उनसे करूँगा तो वो कभी भी राज़ी नहीं होंगी। अनीता ने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथों को देखने लगी। मैं उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। उसने धीरे से मुझसे कहा कि मैं मम्मी से बात कर लूँगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई थी। उसने ना ही मुझे रोका, ना ही मुझसे कोई शिकायत की, मगर शायद वो मुझसे नाराज़ थी और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। जिस दिन मैंने दूसरी शादी की थी, मम्मी ने मुझसे कहा था कि तूने मुझे अनीता के सामने शर्मिंदा किया है। मैं सिर्फ मम्मी को देख कर रह गया था। उन्हें अपने बेटे की खुशियों से ज़्यादा अपनी बहू की पड़ी थी। अनीता ने खुद ही मेरा कमरा खाली कर दिया था और अपना सामान लेकर उसी कमरे में चली गई जहाँ वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। वो कमरा आज भी वैसा ही सजा हुआ था। मैंने अनीता को कमरे से जाने को नहीं कहा था, मगर उसने ये कहकर कमरा छोड़ दिया कि ये मेरी जगह नहीं है, अब इस पर किसी और का हक है। शायद ये जगह मेरी कभी थी ही नहीं। मैं तो ज़बरदस्ती इस पर अपना हक जमाकर बैठ गई थी, मगर मुझे तब भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली और अब अपनी नई पत्नी के नखरे उठाने में बिजी रहता था। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ही भूल चुका था कि इस घर में मेरी माँ और मेरी पहली पत्नी भी रहती है। मैंने अनीता को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। अनीता ने भी कभी खुद से अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, ना ही मुझे खुद कभी इसी बात का एहसास हुआ था। मैं काम से वापस आता तो सुमित्रा तैयार बैठी होती। मैं उसे लेकर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करता। रात गए वापस आता, सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता तो सुमित्रा सो रही होती थी। मैं उसे उठाने के लिए आवाज़ें देता, मगर वो हिलती भी नहीं थी। मैं नाश्ते की टेबल पर आता तो मेज़ पर ढेर सारा नाश्ता पहले से मौजूद होता और साथ ही दोपहर के खाने का टिफ़िन भी रखा होता, मगर अनीता मुझे कहीं नज़र नहीं आती थी। अगर मैं कभी उसे ढूंढने की कोशिश करता तो या तो वो किचन में होती या फिर मम्मी के कमरे में उन्हें नाश्ता करवा रही होती। मेरी उससे ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि तुम भी आकर नाश्ता कर लो। नाश्ता करके मैं खामोशी से ऑफिस चला जाता था। रात को घर आता तो सुमित्रा मेरे इंतजार में बैठी होती।
मैं उसके साथ ही रात का खाना खाता और कमरे में आराम करने चला जाता, तो कभी बाहर चला जाता। समय गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास होता जा रहा था कि मैं अनीता के साथ जुल्म कर रहा हूँ। अनीता की हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह रह गई थी। अनीता या तो ज़्यादातर मम्मी के साथ होती, या फिर अपने कमरे में ही रहती थी, या फिर किचन में होती। सुमित्रा तो अक्सर अनीता के साथ बदतमीजी भी कर जाती थी, मगर अनीता ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। अनीता ही मेरे सारे काम करती थी। पूरे घर को अनीता ने ही संभाला हुआ था। सुमित्रा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उस दिन मैं जल्दी घर वापस आ गया तो अनीता को मैंने किचन में खड़ा पाया था। पता नहीं क्यों आज मेरे दिल में आया कि मैं अनीता के पास चला गया और उससे उसका हालचाल पूछने लगा, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। अनीता से बात करते हुए मुझे सुमित्रा ने देख लिया। मैं कमरे में गया तो वो गुस्से से भरी बैठी थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इस कदर गुस्से में बैठी थी कि घर छोड़कर जाने की बात करने लगी। मैंने और अनीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपना सामान समेट कर चली गई। मैं हैरान था कि उसे अचानक क्या हुआ है। आखिर वो मेरे और अनीता के बात करने पर इतना गुस्सा क्यों हो गई थी। ऐसे में अनीता ने ही मुझे सहारा दिया था, लेकिन उसकी तबीयत भी आजकल ख़राब रहने लगी थी। पेट में भी दर्द होता रहता था और उसका पेट भी मुझे कुछ बड़ा बड़ा सा महसूस होता था। मैंने अनीता से कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर अनीता घबरा गई थी। कहने लगी, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर मैं ज़बरदस्ती उसका चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने तो आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं गुस्से में घर आया। अनीता लगातार सर झुकाए बैठी थी और गुस्से के मारे मेरा खून उबल रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अनीता को तलाक दे दूंगा। उस वक्त मम्मी अपने कमरे में सो रही थी। मैं अपने कमरे में चला गया। अनीता मेरे पीछे आई थी। जैसे ही वो कमरे में आई, मैंने गुस्से से उसका बाजू दबोच लिया था। वो मुझे देखने लगी। मैंने कहा, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। बताओ ये बच्चा किसका है? किसके साथ तुमने मुंह काला किया है? तुमने ना ही मेरे मरे हुए भाई का ख्याल किया और ना ही तुमने मेरी इज्जत का ख्याल किया। तुम मेरी ज़िंदगी में अब और ज़्यादा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का शब्द सुनते ही अनीता फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अनीता बताओ ये बच्चा किसका है? अनीता ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। कहने लगी, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बच्चा तो आपका ही है। इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने अनीता से कहा, ये क्या बकवास है? वो रोने लगी। कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे सो जाने के बाद सुमित्रा रोज रात को छत पर चली जाया करती थी और फ़ोन पर घंटों पता नहीं किससे बात करती थी। उस दिन भी सुमित्रा तुम्हारे सो जाने के बाद कमरे से निकल गई थी और मैं तुम्हें कमरे में यही बताने के लिए आई थी कि इस वक्त देखो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सब पता होना चाहिए कि वो आजकल क्या कर रही है। जब मैं कमरे में आई तो कमरे में घोंपा अंधेरा था। मैं तुम्हारा बाजू हिलाकर तुम्हें जगाने लगी, मगर शायद तुम समझे कि मैं सुमित्रा हूँ और तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया और अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करने लगे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, तुमसे दूर हो जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाई। शायद मैं भी न जाने कब से मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी। भगवान ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन मेरा भगवान जानता है, जब से तुम्हारे नाम का सिंदूर मैंने अपनी मांग में भरा है, सिर्फ तुम्हें ही अपना पति माना है। किसी और के हिस्से की मोहब्बत उस रात मेरे हिस्से में आई थी। ये कहकर अनीता बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बंद चुकी थीं। अनीता बोली, तुम तो सो चुके थे और मैं फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उस रात मैं बहुत रोई थी, मगर मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने किस कदर अनीता को तकलीफ में रखा हुआ था। वो कहने लगी कि मैंने अपने प्रेग्नेंट होने की बात तुमसे इसलिए छुपाई थी कि कहीं तुम्हारा और सुमित्रा का रिश्ता ख़राब ना हो जाए। अनीता मेरे कमरे से चली गई थी और मैं वहीं सोफे पर बैठा रह गया। किस्मत ने भी मेरे साथ किस तरह का मजाक किया था मुझे समझ नहीं आ रहा था, मगर उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अनीता को उसके सारे हक दूंगा और किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया था और ये बात मैं सुमित्रा को भी बता दूंगा। अनीता अपने कमरे में थी और मैं उसके कमरे में गया तो वो अपने बेड पर बैठी रो रही थी। उसको ऐसे रोता देखकर मुझे अपने दिल में दर्द उठता महसूस हुआ था।
बाप बनने की खबर ने मेरे एहसास को बदल दिया था। मैं अनीता के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे कहा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दे दो। आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होगी। अनीता ने नम आंखों से मुझे देखा और हाँ में सर हिला दिया। अनीता का इशारा पाकर मैंने अनीता को अपनी बाहों में भर लिया था और आज मैंने अनीता को उसके हिस्से का, उसके हक का प्यार दिया था। मेरा प्यार पाकर अनीता बहुत खुश थी। कहने लगी, सुमित्रा को ले आओ। मैं इस वक्त सुमित्रा को लेने चला गया। सुमित्रा के घर पहुंचा तो मालूम हुआ सुमित्रा घर पर नहीं है। मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी थी। सुमित्रा किसी लड़के के साथ गाड़ी से बाहर निकली थी। मुझे अनीता की बात सच मालूम होने लगी। मैंने सुमित्रा से घर चलने को कहा, मगर सुमित्रा ने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो कहने लगी, मेरा तुमसे दिल भर गया है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं समझ चुका था कि सुमित्रा मेरे साथ बेवफाई कर चुकी है। मैं खाली हाथ घर लौट आया। सुमित्रा ने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया था। वो काफ़ी समय से मुझसे बेवफाई कर रही थी, मगर मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधा था कि मुझे खबर ही नहीं हुई। काफ़ी वक्त तक मैं इस बात को दिल से लगाए बैठा रहा। फिर मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया और मैं उसे देखकर सब कुछ भूल चुका था। अनीता ने ही सारे समय में मेरा बहुत साथ दिया था। आज मुझे एहसास होता है, अगर हम किसी को दुख देंगे तो वही दुख हमें भी मिलेगा। आज मैं अनीता और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। जब घर आता हूँ और मेरे बच्चे की किलकारियाँ मेरे कानों में पड़ती हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और एक बार फिर से जी उठता हूँ। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।